हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 11th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वीडियो और यूनिट 1 की हम बात करेंगे, जो यूनिट इंट्रोडक्शंस एआई फॉर एवरीवन है और इसका वन शॉट वीडियो है। वीडियो में बने रहिएगा। चलिए हम सीधा टॉपिक पे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या क्या जानने को मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हो, ये आपका क्लास 11th का टीचर्स हैंडबुक स्टूडेंट हैंडबुक है, जो सीबीएसई के द्वारा रिलीज की गई है। तो इसी को मैं एक्सप्लेन करूंगा सो दैट कि आप सीबीएसई के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। चलिए, सबसे पहला चैप्टर है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, इंट्रोडक्शंस, यानी कि एआई के बारे में, कि कैसे सभी लोगों के लिए एआई आज के डेट में यूजफुल है। जब हम इस चैप्टर की बात करेंगे तो इस चैप्टर्स में क्या क्या टॉपिक कवर होगा। इस चैप्टर्स में आपको डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एआई बताया जाएगा, उसके डेफिनेशंस के बारे में जानेंगे, उसके इवैल्यूएशंस के बारे में जानेंगे, उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि डोमेन्स, एआई के क्या क्या डोमेन्स हैं, क्या क्या टर्मिनोलॉजी है जो हम एआई के अंदर यूज करते हैं और उसके एप्लीकेशंस क्या हैं। एज वेल एज हम यहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ एआई के बारे में भी जानेंगे और लिमिटेशन ऑफ एआई भी हम समझेंगे कि इसके क्या बेनिफिट्स एंड क्या लिमिटेशन है। कुछ टर्मिनोलॉजी का भी डिस्कस होगा यहाँ पे, जैसे सुपरवाइज लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी के बारे में बात करेंगे, कंप्यूटर विजन क्या है, कुछ और भी टर्म्स आपको देखने को मिलेगा, मशीन लर्निंग क्या होता है, डीप लर्निंग क्या होता है। तो इन सब के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसके डिफरेंसेस, उसके टाइप्स और एप्लीकेशंस के बारे में। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एआई। आप सभी के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि एआई होता क्या है। देखिए, एआई आज से अगर मैं 75 ईयर्स पहले की बात करूं, क्योंकि जो एआई का सबसे पहला टर्म आया था, है ना, जॉन मैकार्थी का नाम आता है यहाँ पे, जिन्होंने फर्स्ट टाइम एआई टर्म्स को यूज किया था। अगर इसको देखा जाए तो लगभग 90, 50 और 55 के आसपास में ये सेशन बताया जाता है कि जॉन मैकार्थी ने इसके बारे में 1955 में ये बताया था। 56 यहाँ पे दिया हुआ है कि एक कॉन्फ्रेंस के अंदर में उन्होंने डिस्कस किया था एआई के बारे में, ठीक है। और इन्हें हम फादर ऑफ एआई के नाम से जानते हैं, फादर ऑफ एआई के नाम से जानते हैं। तो मतलब कहने का अर्थ है कि आज से 75 ईयर्स पहले, आज के डेट को अगर मैं काउंट करूं 2025 से, तो अप्रॉक्स 70 ईयर्स पहले एआई के बारे में एक टर्म लाया गया था, लोगों को बताया गया था। लोगों को भरोसा भी नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है क्या। अरे मशीन आदमी की तरह, आदमी इतना इंटेलिजेंट, हाउ इज पॉसिबल। तो लोगों ने बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा था। बट आज जब आप जिस एरा में, जिस सिनेरियो, जहां पे आप एनवायरमेंट में रह रहे हैं, वहां हर कदम पे आपको एआई देखने को मिल रहा है। आपके हाथ में फोन है, यूट्यूब स्टार्ट कीजिए, देखिए आपके सामने लिस्ट ऑफ वीडियोस आ जाते हैं। आपके हाथ में फोन है, आप गूगल स्टार्ट कीजिए, वहां पे कुछ कीवर्ड सर्च करने की कोशिश कीजिए, आपको अपने आप उसके अगला कीवर्ड के बारे में आपको सजेशन मिल जाता है। क्या है ये सब? एआई है। तो मतलब क्या कह रहा है कि आज के समय में एआई जो है वो कुछ ज्यादा ही हमारे लाइफ को टच कर रहा है। जो हमारा नेचुरल लाइफ है, नॉर्मल लाइफ है, उसको बहुत ज्यादा उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। बहुत ही सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट हो रहा है हमारा लाइफ। यहाँ पे आप अभी इसको पॉजिटिव लेके चले तो ज्यादा अच्छा। देखिए, हर चीज, हर कॉइन्स के दो फेस होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसके भी दो पहलू हैं। बट क्योंकि अब आप जिस एरा में, जिस सिनेरियो, जिस एनवायरमेंट में आप सरवाइव कर रहे हो, रह रहे हो, उस एरा में आपको इसको पॉजिटिव लेके चलना पड़ेगा और आपको ये सोचना पड़ेगा कि हाउ यू आर गोइंग टू यूज द एआई, हाउ यू आर गोइंग टू मेक योर सेल्फ स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट विद द हेल्प ऑफ द एआई। डोंट थिंक अबाउट दिस कि एआई इज गोइंग टू डू समथिंग रॉन्ग, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। डोंट थिंक अबाउट दिस। देखो, एवरी प्रॉब्लम इज हैविंग द सॉल्यूशन। अब आप ये कह दोगे कि मैं तो एआई यूज नहीं करूंगा, दुनिया चाहे एआई यूज करे, तो आप, दुनिया का कुछ नुकसान नहीं होना है, नुकसान आपका होना है। तो एआई होता क्या है? अगर इसके डेफिनेशंस की बात करें तो एआई का मतलब हो गया एबिलिटी ऑफ ए मशीन। मतलब एक मशीन्स के अंदर में क्वालिटी आ गई दैट कैन लर्न द पैटर्न्स। जो रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, जहां पे आपको मैंने 2 दिया, 4 दिया, 6 दिया, मैंने पूछा अब बताओ क्या आएगा, तो आपने कह दिया 8 आएगा। कैसे पता किया आपने? आपने पैटर्न को रिकॉग्नाइज किया, आपने रूल्स को आइडेंटिफाई किया, आपने देखा कि अरे 2 के बाद तो +2 करके 4 आ रहा था, 4 के बाद +2 किया तो 6 आ गया, तो नेचुरली +2 करके 8 भी आ जाएगा। एंड आपने पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया और फिर आपने क्या किया? एक प्रिडिक्शंस कर दिया। यही एआई है।
कि when machine gets this ability means intelligence, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका नाम क्यों पड़ा ये भी जानिए। इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धिमत्ता और आर्टिफिशियल का मतलब होता है मेन मैड, मतलब नॉट नेचुरल, ह्यूमन मैड। तो ऐसा बुद्धि, ऐसा ज्ञान, ऐसा नॉलेज, ऐसे स्किल्स जो ह्यूमन ने डेवलप करके मशीन को दिया, एंड नाउ योर मशीन बिकम्स कैपेबल टू आइडेंटिफाई द पैटर्न, लर्न द पैटर्न एंड ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न दे कैन मेक द प्रेडिक्शंस, जो ऑलमोस्ट सही होता है। तो आज के डेट में अगर मैं बात करूं तो एआई एक ऐसा फील्ड है जो कंप्यूटर साइंस और रोबस्ट डेटा सेट्स को एक जगह पे कंबाइन कर दिया गया। रोबस्ट डेटा सेट्स मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, कंप्यूटर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ इस्तेमाल होने लगा और आज के समय में कंप्यूटर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन बन गया। नाउ एआई डज नॉट रिप्लेस द ह्यूमन डिसीजंस, ऐसा कुछ नहीं होगा। इंस्टीड मैंने अभी कहा था कि आप एआई को नेगेटिव मत लो। एआई इज नॉट गोइंग टू रिप्लेस यू, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज योर डिसीजन, instead they help you to add the some value in your decision, in your judgment. In case you are going to take a wrong decision, in case you are going to write a wrong sentence in English, with the help of AI you can just use the ChatGPT, you can use the DeepSeek, you can use the Gemini, and you just ask ChatGPT कि this is my sentence, with the help of the kindly जो इमोशंस है, जो सेंटिमेंट है सेंटेंस का, वो चेंज मत करो, बट इसको ग्रामेटिकली करेक्ट कर दो, एंड नाउ दैट कैन गिव। अब उससे क्या होगा, आपकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। थिंक ऑफ एआई एज अ स्मार्ट हेल्पर, यस, थिंक ऑफ एआई एज अ स्मार्ट हेल्पर, डोंट थिंक एज अ एनिमी, कभी मत सोचो। सो जब मशीन्स व्हिच आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, they are going to learn with the help of the examples and do the task without helping of you, है ना, तो उसे हम एआई कहते हैं। एक एआई क्या कर सकता है, व्हाट एआई कैन डू, एआई कैन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। नाउअडेज यू कैन टॉक विद द एआई, योर सीरी, योर एलेक्सा, योर वर्चुअल असिस्टेंट, दिस ऑल आर गोइंग टू अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, व्हाटएवर द कमांड यू आर गिविंग, आइदर इन हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, बंगाली, जापानीज, चाइनीज, any language, each and every language your AI is going to understand. They can recognize the image, they can identify the image, he is Mr. Anjeev Singh and he is Mr. Bisal and he is Miss Sneha. They can easily understand, they can easily identify by looking on the pictures, they can recognize. आपको यकीन नहीं हो रहा, आप Google Drive के अंदर आप अपनी इमेज को सेव करते हो ना, और आप कई बार अपनी इमेज का लेबलिंग कर देते हो कि ये तो मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर वाई है, ये मिस्टर जेड है। नेक्स्ट टाइम जब आप सर्च करोगे कि मुझे मिस्टर एक्स की फोटो दिखाओ, वो सारे वही पिक्चर्स दिखाएंगे जो मिस्टर एक्स से रिलेटेड है। आप फेसबुक पे, पहले हम टैग करते थे फेसबुक पे, अब क्या है कि आप फेसबुक पे पोस्ट करते हो, किसी इमेज के पास आप माउस पॉइंटर ले जाओ, बता देगा कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। So they can identify the animals in a photo. They can make the predictions. Your AI can make the predictions. They can analyze the data, and on the basis of data, they can predict. They can predict the weather condition. They can predict the stock price. They can predict the movie, which movie you are going to watch next on the basis of your test. Jio Star, Netflix पे आप कोई मूवी देखते हो, देखो आपको सजेशन आ जाता है on the basis of your test. AI can play games also. They can learn and they can play better. They can drive cars. Tesla, Elon Musk, driverless car. So they can drive the car also. But AI क्या नहीं कर सकता, इसके कुछ लिमिटेशन भी हैं. We all know कि this is a machine. So it is not considered always kids can perform all the task. Like traditional rule based system. Machines जो सिर्फ रूल पे काम करता है, those follow the rules, they are not going to learn with the help of the data. They are not capable to learn with the help of the data. Simple automation tools, timers, calculators, जो किसी खास काम को करता है, जो ना सोचेगा ना लर्न करेगा, वो ना तो मैकेनिकल डिवाइस, मशीन्स लाइक पुलीज और गियर्स, जो फिजिक्स के ऊपर काम करता है, लेकिन जो किसी डेटा पे लर्निंग और थिंकिंग का काम नहीं कर सकता है। फिक्स फंक्शन हार्डवेयर, ऐसा माइक्रोवेव ओवन जो किसी खास काम को करता है,
लर्निंग और थिंकिंग वहां पे अलाउड नहीं है, कुछ भी नहीं करेगा। नॉन इंटरेक्टिव सिस्टम्स, ऐसा सिस्टम जो आपसे कुछ इंटरेक्ट नहीं करता है, जो कुछ न्यू इंफॉर्मेशन पे अपने डिसीजंस को चेंज नहीं कर सकता है, जैसे आपका बेसिक इलेक्ट्रिक फैन, बेसिक सेंसर, सेंसर जो डेटा कलेक्ट तो करता है लेकिन दे आर नॉट गोइंग टू एनालाइज और अंडरस्टैंड द डेटा। तो नाउ आर्टिफिशियल मशीन्स आर डिफरेंट, दे कैन लर्न। जो आर्टिफिशियल मशीन होंगे उसमें क्या क्वालिटी मिलेगा आपको कि दे कैन लर्न फ्रॉम डेटा, दे कैन मेक देयर डिसीजंस ऑन देयर ओन। लाइक ए स्मार्ट वॉशिंग मशीन कैन एडजस्ट इज सेटिंग बेस्ड ऑन व्हाट इज वॉशिंग। आप उसको क्लॉथ की सेटिंग बता दोगे, उस क्लॉथ के बेस पे वो डिसाइड कर लेता है कि उसको क्या टाइम रखना है, कितना टाइम रखना है। नाउ द हिस्ट्री ऑफ एआई, हम एआई के एवोल्यूशन को भी जानते हैं। जैसे हम सब अभी मैं आपको बताया था कि एआई 1950 के आसपास से एआई के बारे में डिस्कशन लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। मॉडर्न एरा ऑफ एआई बिगेन इन द मिड ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी कि 1950। मशीन कैन थिंक, एलन ट्यूरिंग ने एक ट्यूरिंग मशीन बनाया था, जिस मशीन में उन्होंने बताया था कि वो एनालाइज कर सकता है डेटा को, वो थिंक कर सकता है डेटा को। 1956 में जो डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस हुआ था, काफी फेमस कॉन्फ्रेंस है, जहां पे फर्स्ट टाइम जॉन मैकार्थी ने इस एआई टर्म को क्वाइन किया था। यहां पे इसे ट्यूरिंग मशीन के तौर पे देखा गया था, यह कहा गया था कि मशीन सोच सकता है, एलन ट्यूरिंग ने बताया था। लेकिन जॉन मैकार्थी ने 1956 में बता दिया कि एआई नाम का कोई चीज है। 1970 में एक एआई विंटर है ना, जहां पे एब्रप्ट हॉल ऑफ द हार्ट ऑफ द एआई डेवलपमेंट पे डिस्कशन हुआ था। एंड ऑफ एआई विंटर 1990 में हुआ, जहां पे एआई के बारे में लोगों ने दोबारा सोचना शुरू किया, कुछ नए प्रोजेक्ट्स पे काम किए। फिर नटरू 2010 को एआई स्प्रिंग के नाम से जानते हैं, जहां पे टेक्निकल डेवलपमेंट हुआ एआई के अंदर में, काफी सारे काम हुए एआई के अंदर में। 2018 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे बिग डेटा एनालिटिक्स के बारे में बात हुई थी कि वो हेल्थ डिसीजंस में बहुत बड़ा हेल्पफुल हो सकते हैं, क्योंकि अगर मैं उसको डेटा दे दूं। तो ये कुछ की इवेंट्स एंड डेवलपमेंट्स हैं जो आपको जानना चाहिए। 1950 में मैंने बताया ट्यूरिंग मशीन्स की बात आई थी, ट्यूरिंग का फेमस पेपर कि कंप्यूटर मशीनरी इंटेलिजेंस, कंप्यूटर मशीन एक इंटेलिजेंट मशीन कैसे हो सकता है। 1956 में डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस हुआ था, जहां पे मैकार्थी ने बताया था कि एआई के बारे में उन्होंने फर्स्ट टाइम डिस्कस किया था लोगों के बीच में, है ना, विद द हेल्प ऑफ द ट्यूरिंग मशीन्स, ठीक है। 1960 to 17 ये हमारा एक सिग्निफिकेंट प्रोसेस ऑफ एआई है, जहां पे काफी सारे रिसर्च और डेवलपमेंट हुए। एक्सपर्ट सिस्टम का, रूल बेस्ड सिस्टम का डेवलपमेंट हो गया था, जिसको हम एक्सपर्ट सिस्टम कहते थे। 1980 to 90 के बीच में जो आपका मिक्स ऑप्टिमिज्म है, यहां पे आके एआई के अंदर में बहुत ज्यादा चेंजेस हुआ। मशीन लर्निंग का कंसेप्ट आ गया, न्यूरल नेटवर्क्स का कंसेप्ट आ गया, जिसको एआई वेंटर के नाम से जानते हैं। और 21st सेंचुरी, जहां पे आज के समय की हम बात करें, जहां पे हर चीज एआई के भरोसे, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ये सारी चीज आपको यहां पे देखने को मिलते हैं। इवोल्यूशंस के बाद अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एआई। एआई कितने तरह के होते हैं? नॉर्मली एआई को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। कंप्यूटर साइंटिस्ट ने इसका 3 लेवल्स आइडेंटिफाई किया बेस्ड ऑन प्रिडिक्टेड ग्रोथ। जो प्रिडिक्शंस हो रहा था, जो डाटा एनालाइज करने का कोशिश, एबिलिटी थी उसकी, एबिलिटी टू एनालाइज डेटा एंड मेक प्रिडिक्शंस। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इफ यू आर गोइंग टू चेक दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द एआई। 2010 से 2015 के बीच के जो एआई हैं उसे हम नैरो एआई कहते हैं। आज के समय में जो हम एआई यूज कर रहे हैं वो हमारा ब्रॉड एआई की कैटेगरी में आता है, और 2050 के बाद जो एआई हम देखेंगे वो हमारा जनरल एआई की कैटेगरी में आता है। नैरो एआई का मतलब हो गया कि ऐसा सिस्टम दोज आर डिजाइन फॉर द सिंगल टास्क, लाइक परचेज प्रेडिक्शंस के बारे में, किसी शेड्यूल्स प्लान करने के बारे में, कंज्यूमर एप्लीकेशन जैसे वॉइस बेस्ड शॉपिंग सिस्टम, वर्चुअल असिस्टेंट, है ना, स्पेसिफिक टास्क, किसी खास तरह के काम को जो हैंडल कर सकता है, लेकिन बॉर्डर अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर में देखने को नहीं मिलेगा। मतलब जो एक सिंगल प्लेटफॉर्म, जैसे अलेक्सा की बात कर लो, बड़ा कॉमन सा एग्जांपल, अलेक्सा, सीरी, आप इसकी बात कर लो, तो ऐसा सिस्टम जो एक नॉर्मल सा काम कर रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं? नैरो एआई कहते हैं। ब्रॉड एआई जो है, इट्स कम बिटवीन द नैरो एआई एंड जनरल एआई, यानी कि अभी 2015 से लेके 2050 तक के सेशन हो सकता है। आज की डेट में ये बुक जब 1 साल पहले लिखी गई थी तब ये कहा गया कि जनरल एआई 2050 या उसके बाद आएगा, बट जिस हिसाब से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, इनहेंसमेंट हो रहा है, उसको देखते हुए मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि ये सेशन 2040 तक में आ सकता है जनरल एआई। लोग उसके नजदीक आ जाएंगे 2030, 35, 40 के आसपास ही, क्योंकि बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है।
ब्रॉड एआई जो है, जो कि मिड पॉइंट के नाम से जाना जाता है, इट्स अ मोर वर्सेटाइल, मीन्स it's not going to handle the only one task, it's going to handle the wider range of the related task. It can be, nowadays it is used in a business to integrate the AI, किसी खास प्रोसेस के लिए, किसी खास काम के लिए, डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज और डेटा के ऊपर ये बहुत तेजी से काम कर रहा है। जनरल एआई का मतलब हो गया कि ऐसा मशीन, मतलब ये कुछ ऐसे मशीन की बात कर रहा है। अभी यहां हमें डेटा प्रोवाइड करना होता है, उसे इनपुट आउटपुट बताना होता है जब हम नैरो ब्रॉड एआई की बात करते हैं, लेकिन यहां कह रहा है कि नहीं, आपकी जरूरत ही नहीं है, खुद ही कर लेगा। अभी जो एआई है उसमें थिंकिंग, स्ट्रेटेजिंग, क्रिएटिविटी हमारे जैसा कुछ नहीं है इसके अंदर में, यानी कि ह्यूमन जैसा। तो एक ऐसे इंटेलिजेंस की बात की जा रही है जिसे आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस का नाम दिया जा रहा है। तो कहते हैं कि जब सिस्टम सुपर इंटेलिजेंट हो जाएगा, अभी तो सिप इंटेलिजेंट हो रहा है, जब वो सुपर इंटेलिजेंस हो जाएगा, जब वो मोर कैपेबल हो जाएगा, वो खुद से डेटा को लेगा, खुद ही समझेगा, खुद ही डिसीजन लेगा, खुद ही सारा काम करके दे देगा आपको, तो आपका वो जनरल एआई की कैटेगरी में आएगी। Now we are going to talk about the types of the data, because अभी मैंने आपको बताया कि मशीन जो इंटेलिजेंट है वो डेटा के बेस पे ही है। मतलब एआई जो है वो कंप्यूटर साइंस और यूज डेटा सेट का कॉम्बिनेशन है, कंप्यूटर प्लस यूज डेटा सेट। तो अगर कंप्यूटर को डेटा आप नहीं दोगे तो योर कंप्यूटर इज नॉट गोइंग टू प्रिडिक्ट, योर कंप्यूटर इज नॉट गोइंग टू identify the pattern, and now your computer is not going to become the artificially intelligent. तो अब सवाल उठता है कि what types of the data is available? We all know कि while we are using the computer, हम कभी डेटा टेक्स्ट के फॉर्म में, कभी डेटा वॉइस के फॉर्म में, कभी डेटा फोटो के फॉर्म में, कभी वीडियो के फॉर्म में, कभी पोस्ट के फॉर्म में, हम कई तरह के डेटा, कभी न्यूमेरिकल डेटा, कहीं हम इमेज डेटा, हम हर फॉर्म में डेटा को पोस्ट करते हैं। आज के डेट में अगर मैं एआई की बात करूं कि एआई को काम करने के लिए, जैसे आपके बाइक को चलने के लिए फ्यूल पेट्रोल की आवश्यकता है, आपके कार को पेट्रोल और डीजल की आवश्यकता हो सकती है, या आपका बाइक इलेक्ट्रिसिटी है तो बैटरी की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से एआई के लिए जो डेटा है वो ऑयल है। अगर एआई को डेटा नहीं मिलेगा तो एआई कुछ काम नहीं कर सकता है। 90% वर्ल्ड डेटा जो है वो जस्ट लास्ट 2 years में क्रिएट हुआ है, कंपेयर टू द प्रीवियस 6 million years ऑफ द ह्यूमन एग्जिस्टेंस, क्योंकि एआई बहुत तेज बढ़ा है। तो डेटा कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरी: स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड डेटा वो होता है जहां पे इंफॉर्मेशन को रोज एंड कॉलम्स में, यानी कि टेबुलर फॉर्मेट में हम डेटा जब हम अवेलेबल करा देते हैं सिस्टम्स को, कोई डेटा हम टेबुलर फॉर्मेट में इस तरह से हमारा रो कॉलम बना के हम डेटा प्रोवाइड करते हैं, इस फॉर्म में अगर हम कोई डेटा प्रोवाइड करते हैं तो ये हमारा स्ट्रक्चर्ड डेटा कहलाता है। मान लो आपने नेम्स दिया, डेट दिया, एड्रेस दिया, आपको स्टूडेंट का लिस्ट बनाना है, तो आपको मैडम ने कह दिया कि बेटा उन 10 बच्चों का नाम लिखो, उसका एड्रेस भी लेना और मोबाइल नंबर भी लेना, जो बच्चा इंटरेस्टेड है डिबेट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। So what you are doing? You are making a table, in that you are providing the some column name, serial number, name, class section, and address, mobile number, और अब आप उसमें डिटेल कलेक्ट करते जाते हो। तो means you are collecting the data in an organized way, and now the manipulation, analyzing of the such data becomes easy because you are giving the data in a proper format. But when we are talking about the unstructured data, means there is no structure, there is no tabular structure, है ना, there is a lack of the structures, so it's a more challenging to analyze as compared to the structured data. And like this, you are providing the data in the form of image, you are providing the data in the form of the text documents, paragraph, you are providing the data as a customer comments, you are providing some lyrics. So these unstructured data does not follow any predefined format. So extracting the meaningful and insights, it's required the some specialized tools and specialized knowledge and techniques, because it is not like the row and column, so you are not going to access the data easily. But the semi structure, it's come in between the structure and unstructure, मतलब कि यहाँ पे हो जाता है कि डेटा है तो फॉर्मेट में, not like the table, but it's having the some identification, you can say the field key, through that you can identify
They are like this. What is John? तो John is the name. What is 18? तो 18 is the age. What is BSc? It is the degree. Means your data is having the some level. So these types of data, this is the actually XML file. So in form of the XML format, you can say in form of the CSV comma separated value, we are providing the data as a semi structures. Okay, an example of this is social media video with hashtags. Means you are giving the video, but you are providing the hashtag also, which help us to categorize, blending the structure elements like hashtags with unstructured content like the video. Domains of AI. When we are going to talk about the domain of AI, there are different fields of the AI. AI works, AI nowadays, AI is used in several fields. So on the basis of the different fields or on the basis of the types of data, the AI using and AI making the decision, AI prediction, doing these predictions, there are three types of the AI. There are three domains of the AI. The one is the statistical data. Earlier it is known as the data science. A statistical means what? We are providing the data in a form of the numbers. We are providing the categorical data. We are providing the alphanumeric data. So this types of the data is called staticals, जहां पे आप कुछ statics बता रहे हो, है ना. ऐसे डोमेन में डेटा का कलेक्शन है, डेटा का एनालिसिस है, डेटा का इंटरप्रेशन है, वो लार्ज अमाउंट पे हो रहा होता है. And with the help of this data, they can extract some meaningful patterns, and on the basis of the patterns, they can perform some decisions. They perform some statistical method. They perform the machine learning. They do the data visualization. Everything is possible. Like this, search recommendation on Google Maps, Amazon personalized recommendations, social media activity, cloud storage, digital textbooks. These all are comes in a statistical data. The another is the natural language processing. इन दिनों हम इसका बहुत ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं. कभी भी हम गूगल पे ऑडियो के फॉर्म में हम चैट कर लेते हैं, ऑडियो के फॉर्म में मैसेज दे देते हैं, मशीन हमें उसका रिप्लाई दे देता है. तो एनएलपी एक ऐसा डोमेन है जहां पे प्रोसेसिंग ऑफ टेक्स्ट है. नेचुरल लैंग्वेज मीन्स जो ह्यूमन लैंग्वेज है जिसको प्रोसेस कर सके, जिस लैंग्वेज को ह्यूमन अंडरस्टैंड कर रहा है, समझ रहा है, उसी लैंग्वेज को मशीन भी समझे और मशीन भी उसी फॉर्म में रिप्लाई दे. लाइक लैंग्वेज ट्रांसलेशंस, लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना, उसको इंटरप्रेट करना, जनरेट करना, ये एनएलपी में आता है. लैंग्वेज का ट्रांसलेशन करना, सेंटीमेंट एनालिसिस करना, टेक्स्ट समराइजेशन करना, पूरी पीडीएफ देखो उसकी समरी निकलवा लेते हो, स्पीच रिकॉग्निशन आप बोलते हो, आपके वर्ड को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है ना. प्रोवाइडिंग गिविंग द फैसिलिटी टू कम्युनिकेट बिटवीन ह्यूमन एंड मशीन्स. तो ये सारा कहां पे होता है? एनएलपी में होता है. जब हम एनएलपी की बात करते हैं तो एनएलपी जो है वो तीन भागों में बढ़ जाता है. एनएलपी, एनएलयू, एनएलजी. एनएलपी और एनएलयू नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन. जब हम अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं तो यहां पे सिंथेटिक एंड पार्सिंग होता है, सिमेंटिक एनालिसिस होता है, नेम्ड एंट्री रिकॉग्निशन हो रहा होता है और सेंटीमेंट एनालिसिस हो रहा होता है. जब हम नेचुरल लैंग्वेज जनरेशंस की बात करते हैं तो टेक्स्ट प्लानिंग हो गया, डेटा टू टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, सरफेस रिलेशंस, कुछ ये टर्म्स यहाँ पे यूज होते हैं. एनएलपी तो ब्रॉड सेंस होता है, एक जनरलाइज टर्म होता है जो लैंग्वेज को प्रोसेस करता है. इसको फिर हम स्पेशलाइज कर सकते हैं जहां पे हम कह सकते हैं कि एक मशीन विच आर कैपेबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज एंड इट इज कॉल्ड सब फील्ड ऑफ द एनएलपी. दे हैव टू अंडरस्टैंड. The main task of this domain to understand the meaning of the human language. It analyze the text and speech, extract the informations, intent, sentiment, है ना. And NLU, it's also going to help the computer to understand the language, what it means, है ना. Imagine finding a specific book in the library. NLG, this is the another subset of the subfield of the NLP, but it's not going to understand, it is going to generate the human language. मतलब आपने बोला मशीन ने समझा, आपने जब बोला मशीन ने समझा, वो एनएलयू है. अब मशीन समझ के उस रिस्पॉन्स को जनरेट करेगा आपके लिए, ये आपका एनएलजी है. जब आप मशीन को समझ रहे हैं, मशीन आपकी भाषा को समझ रहा है, तो उसे हम एनएलयू कहते हैं, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग कहते हैं. लेकिन जब आप को मशीन रिप्लाई दे रहा होता है
आपकी भाषा में ही बोल के लिख के, तो उसे हम एनएलजी कहते हैं। जो तीसरा डोमेन है वो डोमेन हमारा कंप्यूटर विजन, जिसका बहुत ज्यादा आजकल इस्तेमाल हो रहा है सर्वेलेंस के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए। विजुअल डेटा की मदद से, जो इमेज की मदद से, वीडियो की मदद से किसी प्रोसेसिंग को कंप्लीट करता है, उसको अंडरस्टैंड करता है, इंटरप्रेट करके विजुअल इंफॉर्मेशन को समझता है और फिर जाके वो एक टास्क परफॉर्म करता है, लाइक ऑब्जेक्ट का डिटेक्शन, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कैसा ऑब्जेक्ट है, उसका क्लासिफिकेशन है तो क्या है, ह्यूमन है, एनिमल्स है, उसके फेशियल रिकॉग्निशन, चेहरे को देख के लोगों का नाम आइडेंटिफाई करना, सीन अंडरस्टैंडिंग, पूरी फोटो को देख के आइडेंटिफाई करना कहां का फोटो हो सकता है, क्या क्या इमेज है इसके अंदर में, ऑटोमेटिक ऑटोनोमस व्हीकल्स, मेडिकल इमेजिंग एंड ऑगमेंटेड रियलिटी, ये सब क्या है हमारा कंप्यूटर विजन डोमेन के अंदर में आता है। जब आप कंप्यूटर विजन की बात करते हो तो जितने भी डिजिटल इमेज होते हैं, दे ऑल आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ द पिक्सेल्स, दे ऑल आर एक्चुअली कलेक्शंस ऑफ द टीनी डॉट, और इस डॉट को ही हम क्या कहते हैं, पिक्सल कहते हैं। Each pixel represents a tiny portions of the image and contains the informations about its color and intensity. Resolutions क्या होता है कि जब आप कहते हो कि भाई आपका जो स्क्रीन है, आपका जो इमेज है, वो इस विड्थ एंड हाइट का है, जिसमें हाइट में इतने नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं और विड्थ में इतने नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं। यानी कि जब आप हॉरिजॉन्टली यानी कि विड्थ की बात कर रहे हो तो कह रहे हो उसमें 1920 पिक्सल मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम हाइट की बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं 1080 पिक्सल्स मिलेंगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रिजोल्यूशंस कहते हैं। कहता क्या है कि जितना ज्यादा रिजोल्यूशन होगा आपके इमेज में, आपके इमेज की क्वालिटी उतना अच्छी होगी, क्योंकि आपने नंबर ऑफ पिक्सल्स तो ज्यादा बता दिए ना, और पिक्सल्स क्या बता रहा है, कलर और इंटेंसिटी बता रहा है, ठीक है। तो एआई क्या करता है कि इस इमेज को कैसे समझता है, इस इमेज को पिक्सल के बेस पे समझता है। इमेज को वो ब्रेक डाउन कर देता है सीरीज ऑफ नंबर्स में, उसके पिक्सल्स में, एंड आइडेंटिफाई करता है कलर और इंटेंसिटी ऑफ इट्स पिक्सल। और ये जो न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशंस होता है वो एआई एल्गोरिथम को हेल्प करता है उस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने में, एनालाइज करने में, मैथमेटिकली उसमें से इंफॉर्मेशन निकालना, उसको प्रोसेस करना, ये सारा काम आपका एआई कर रहा होता है। तो कंप्यूटर सिस्टम जो है वो मैथ्स को यूज करके आपसे काम करवा रहा होता है। एक एक्टिविटी दी गई है, इसका सॉल्यूशन मैं दे दूंगा, बट एक बार आप ट्राई करना कि ये गेस्चर रिकॉग्निशन किस प्रोसेस में, डोमेन में आएगा, स्टैटिकल डेटा में आएगा या एनएलपी में आएगा या कंप्यूटर विजन में आएगा, है ना, चैटबॉट्स फॉर कस्टमर किस में आएगा, कस्टमर सर्विस। तो ये आप इसको करना, इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा और टेबल बन जाए तो आप मेरे से पोस्ट कर देना, ठीक है। जैसे टेक्स्ट समराइजेशंस, ये हमारा एनएलपी का काम है ना। अब आती है एआई टर्मिनोलॉजी। क्या क्या टर्मिनोलॉजी है। जब हम एआई की बात करते हैं तो यहां पे आप देखें एआई हमारा सबसे बिग डोमेन होता है, अम्ब्रेला कह सकते हो। इस एआई के अंदर में मशीन लर्निंग आता है। मशीन लर्निंग इज द सबसेट ऑफ एआई एंड डीप लर्निंग इज द सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। तो जैसे हम सभी को पता है कि मशीन कैन नॉट थिंक बट दे कैन कैलकुलेट, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा जो भी आप उसको दे रहे हो उसके बेसिस पे वो काम कर रहा है। हिस्ट्री कह रहा है कि कंप्यूटर जो है वो पहले कैलकुलेटिंग मशीन ही था, उसने कैलकुलेशन करना सीखा, एंड नाउ दे कैन परफॉर्म द टास्क लाइक द विद द हेल्प ऑफ द ह्यूमन इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटरफेरेंस। लेकिन उसके बाद सिस्टम ऐसा हो गया कि आपका मशीन खुद ही सीखना शुरू कर दिया। Means when you are giving the new data, machine is going to identify the patterns, I recognize the patterns and they start learning. तो machine learning actually क्या है? It is a subset of AI that focus on developing such algorithms and models which are enable computers to learn from data and make predictions or decision without explicitly programming. मतलब आप अलग से कोई प्रोग्राम नहीं करोगे, वो क्या करेगा कि जो आपने उसको इनपुट प्रोवाइड किया उस डेटा की मदद से अपने आप को ट्रेन कर लेगा। अगर कोई नया डेटा मिलेगा तो वो फिर से उसको ट्रेन कर लेगा, रिकॉर्ड में रखता जाएगा। पुराना डेटा है तो कुछ नहीं करना, नया डेटा को रिकॉर्ड में लेता जाएगा। उसी जगह पे जब हम ऐसे मशीन्स की बात करते हैं जो ह्यूमन के ब्रेन से इंस्पायर्ड हो,
तो ऐसा मशीन जिसका कैलकुलेशन प्रोसेस जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन होता है, न्यूरॉन्स की तरह होता है, उसे हम डीप लर्निंग कहते हैं। अब मशीन लर्निंग में सिंगल कैलकुलेशन हो सकते हैं, बट डीप लर्निंग में हमारा मल्टीपल लेवल ऑफ कैलकुलेशंस होते हैं। तो कहने का अर्थ है जब आपका कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है तो उस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को करने के लिए डीप लर्निंग की जरूरत होती है, जहां पे एआई एज अ ह्यूमन ब्रेन डेटा को प्रोसेस करता है, पैटर्न्स जनरेट करता है और उसके बेस पे डिसीजन लेता है। तो कहता है कि जो स्ट्रक्चर ऑफ डीप लर्निंग है एक्चुअली वो न्यूरॉन्स पे, यानी कि हमारे जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ब्रेन में जो न्यूरॉन आपस में कनेक्ट कर रहे हैं उसके बेसिस पे डिजाइन किया जाता है। न्यूरल नेटवर्क जो होता है, जो डीप लर्निंग का पार्ट है, उसे हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क भी कहते हैं। इट इज द पार्ट आर द सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग एंड कोर हार्ट एंड कंसेप्ट ऑफ द मशीन लर्निंग। ठीक है, बाकी ये डीप लर्निंग में आएगा। द कंप्रोमाइज ऑफ नोड, डीप लर्निंग की जब बात करते हैं तो यहां पे क्या होता है कि हमारे पास इनपुट लेयर होता है, डीप लर्निंग मॉडल होते हैं जिसको हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कहते हैं, और आउटपुट लेयर होते हैं। इनपुट लेयर आपसे यूजर से डेटा लेता है, जो हिडन लेयर जितने आपको दिख रहे हैं ये सारे डेटा को प्रोसेस करता है, और आउटपुट लेयर हमसे इंटरेक्ट करके हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। ये इसका काम है। ठीक है, तो इनपुट लेयर आपसे लेगा डेटा, फिर वो प्रोसेस करके प्रोसेस के लिए हिडन लेयर को देगा, हिडन लेयर उसको प्रोसेस करेगा एंड अकॉर्डिंगली आपको आउटपुट प्रोवाइड करेगा। देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। मशीन लर्निंग जो है वो स्मॉल डेटा सेट पे काम करता है, और मशीन डीप लर्निंग लार्ज। मैंने अभी बोला कि जब आपका कॉम्प्लेक्स डिसीजन होगा जहां पे ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा चाहिए तो डीप लर्निंग। मशीन लर्निंग जो है वो डिपेंडेंट है, जबकि डीप लर्निंग जो होता है वो हैवीली डिपेंडेंट ऑन हाई एंड मशीन पे होता है। मतलब इसको हाई एंड क्वालिटी वाला मशीन चाहिए और ये लो क्वालिटी वाले मशीन पे भी काम कर जाता है। इट्स डिवाइड द टास्क इनटू द सब टास्क एंड सॉल्व देम इंडिविजुअली। ये क्या करता है, एंड टू एंड प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करता है। इट टेक्स लेस टाइम टू ट्रेन। अब क्योंकि यहां पे डेटा सेट स्मॉल है तो स्वाभाविक है ट्रेनिंग में समय कम लगेगा, बिकॉज इट हैविंग द लार्ज डेटा सेट्स तो डेफिनेटली इट्स रिक्वायर्ड लॉन्गर टाइम टू ट्रेन। मशीन को ट्रेन करना होगा। टेस्टिंग टाइम यहां पे इंक्रीज हो सकता है क्योंकि आपने कम डेटा पे टेस्टिंग किया था, डेटा को ट्रेन किया था, तो हो सकता है आपका मशीन प्रोडक्ट प्रॉपर डिसीजन ना ले, एक्यूरेट डिसीजन ना दे, आपको प्रेडिक्शन ना दे। लेकिन डीप लर्निंग में क्योंकि आप लार्ज डेटा सेट पे काम कर रहे हो तो इसको डेटा को टेस्ट करने के लिए कम समय लगेगा क्योंकि इसके पास डेटा बहुत, और मशीन तो देखो जीपीयू में काम करने लगा अब तो, है ना। अब जैसे ये एक एग्जांपल्स है आपका डीप लर्निंग का, मतलब यहाँ पे रिमोट, लैपटॉप, मोबाइल, ये आपने लेवल डेटा प्रोवाइड कर रहे हो मशीन को। मशीन क्या करेगा, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल रिकॉग्नाइज कर देगा कि ये सारे इमेज तो लैपटॉप है और ये सारे इमेज हमारे मोबाइल फोन्स के हैं। तो जब आप उसकी ट्रेनिंग कर रहे थे लेवल डेटा की मदद से, तो मशीन ने उसको विजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को उस लेवल से कैटेगराइज कर दिया, टैग कर दिया, और जब आपने उसको एक डेटा इनपुट किया तो इनपुट करने के बेस पे उसने क्या किया, उसको आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये मोबाइल है, ये लैपटॉप है, उसके शेप के बेस पे। ठीक है, तो वो क्या करता है कि मशीन लेवल डेटा की वजह से उसमें से फीचर एक्सट्रैक्शंस करता है, वो आइडेंटिफाई करता है कि भाई रिमोट कैसा दिखेगा, है ना। एल्गोरिथम क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पे, साइज है, कलर है ना, उसका स्ट्रक्चर कह लो, या जैसे रिमोट है तो उसकी बॉडी कैसे दिख रही है, लैपटॉप का बॉडी कैसे दिख रहा है। तो इन फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करके उसमें से इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करके फिर वो इजीली कैटेगराइज कर सकता है। वो कलर के बेस पे देख सकता है, शेप के बेस पे देख सकता है, साइज के बेस पे देख सकता है। ये क्या है, अनलेवल डेटा है जो डीप लर्निंग सिस्टम को दिया जा रहा है, और उसने भी क्या कर लिया, उसने भी चीजों को आइडेंटिफाई कर लिया, पैटर्न्स को, और हमारे प्रोडक्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया। तो डीप लर्निंग मॉडल्स जो होता है वहां पे फीचर एक्सट्रैक्शंस को हटा दिया जाता है। डिसाइड द एल्गोरिथम बेस्ड ऑन डीप लर्निंग टू सॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। मतलब पर्पस तो वही है डीप लर्निंग का कि जो भाई यहां पे जो हम डीप लर्निंग देख रहे हैं क्या कर रहा है, ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को क्या करेगा, शॉर्टिंग करेगा, फिल्टर, क्लासिफाई करेगा। तो फीचर एक्सट्रैक्शन जो होता है वो बिल्ट इन प्रोसेस हो जाता है यहाँ पे विदाउट ह्यूमन इनपुट। आपको बताना नहीं है कि इसका क्या साइज और शेप है, वो खुद ही रिकॉग्नाइज करेगा उसको। दैट इज इनसाइड द डीप लर्निंग मॉडल। हम मशीन लर्निंग की बात करें तो 3 तरह के मशीन लर्निंग होते हैं हमारे, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। जब आप सुपरवाइज की बात करते हो तो लेवल डेटा, आपको डेटा क्या मिल रहा है, लेवल मिल रहा है।
डायरेक्ट फीडबैक आपको मिल रहा है और प्रिडिक्ट द आउटकम इन फ्यूचर हो रहा है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सुपरवाइजमेंट लेवल कि टीचर के ऑब्जर्वेशंस में आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हो तो वो सुपरवाइज हो गया, और टीचर के एब्सेंस में आप एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हो, आपको बताया गया था, पहले कुछ क्वेश्चन बताया गया था तो आपने खुद से क्वेश्चंस को पैटर्न को समझा, आइडेंटिफाई किया और फिर जाके अकॉर्डिंगली आपने एक एप्रोप्रिएट फॉर्मूला यहां पे लगा दिया, तो ये आपका अनसुपरवाइज हो गया। रीइंफोर्समेंट में हो गया कि आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया और आपको सॉल्यूशन आया, देखा गया तो सॉल्यूशन तो मैच नहीं कर रहा है, तो फेल हो गया, आपका फेल हो गया, तो आपने फिर से उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, अब आपने दूसरा एल्गोरिथम लगा दिया, आपने दूसरा प्रोसेस लगा दिया। तो कहने का अर्थ है कि डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग का जो कंसेप्ट होता है वो रीइंफोर्समेंट में होता है। डिसीजन प्रोसेस हो गया, रिवार्ड सिस्टम मिलता है यहाँ पे, अगर आपने सही डिसीजन लिया तो आपको रिवार्ड मिलेगा और डिसीजन नहीं लिया तो आप सही लिया तो आपको रिवार्ड नहीं मिलेगा, है ना। आपके सीरीज ऑफ एक्शंस, मतलब एक ही काम को बार बार करके आप क्या कर रहे होते हैं, इसको सीख रहे होते हैं। अब अगर इस फिगर में देखें सुपरवाइज लर्निंग की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया, ऐसा मशीन लर्निंग जहां मॉडल लेवल डेटा की मदद से लर्निंग करेगा। देखो यहाँ पे काउ, कैट और डॉग सबको आइडेंटिफाई किया गया, बाद में आपने उसको एक फोटो दिखा के पूछा भैया क्या है, इसने आसानी से आपका मशीन ने बता दिया कि तो डॉग है। सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि वो इनपुट डेटा को लेवल के साथ मैप कर लेता है और फिर उसको मशीन क्या करेगा, जब आप नया डाटा उसको प्रोवाइड करोगे तो उसके हिसाब से वो डिसीजन लेगा। लेकिन नया डाटा अगर टोटली न्यू है तो उस पर वो डिसीजन देने में इंपॉसिबल हो जाता है। जो सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम जो यूज होते हैं उसमें लीनियर रिग्रेशन हो गया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया, डिसीजन ट्री हो गया, ये आप लोगों ने कई बार यूज किया होगा। डिसीजन ट्री हम बनाते थे, याद करो एक मैथ्स में ना वो फैक्टर ट्री बनाते थे हम लोग, है ना। जैसे 10 है तो उसको 2 और 5 बॉटम में लिख देते थे, वो फैक्टर ट्री। तो इसी तरह से डिसीजन ट्री भी होता है कि ये डिसीजन है तो फिर ये होगा, तो फिर क्या होगा, इसमें डिसीजन है तो फिर क्या होगा। मतलब एक फ्लो डायग्राम टाइप का आप बनाओगे कि भाई यहाँ पे आपके पास एक सिचुएशन आ गया कि दिस इज द सिचुएशन, इस सिचुएशन से हम निकले तो इसके 2 पॉसिबिलिटीज हैं, यहाँ से भी 2 पॉसिबिलिटीज हैं, यहाँ भी 2 पॉसिबिलिटी। तो इस तरह का जो हम डिसीजन ट्री बनाते हैं कि हम डिसीजन ले रहे हैं उसके हिसाब से, है ना। सपोर्ट वेक्टर मशीन हो गया आपका, न्यूरल नेटवर्क्स हो गया, ये सब इसके अंदर में आते हैं। अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि जैसा कि आप देख सकते हो इस फिगर के हिसाब से, यहाँ पे कहीं पे कोई लेवल नहीं किया हुआ है, नहीं बताया जा रहा है कि डॉग है, काउ है या एनिमल है, क्या है। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ द शेप एंड साइज मशीन खुद से वहां से फीचर एक्सट्रैक्ट करती है, डेटा को आइडेंटिफाई करती है, क्योंकि डेटा अनलेवल्ड है तो उसके नेचर्स को, उसके फीचर्स को शेप एंड साइज की मदद से, उसके कलर की मदद से उसमें से हिडन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करती है, ठीक है, बिना किसी एक्सप्लिसिट मतलब आपके एक्सटर्नल हेल्प से, और फिर जाके वो उसको आसानी से कैटेगराइज कर देती है। तो ये क्या होता है, हमारा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होता है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम में आपका के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम, हायरार्किकल क्लस्टरिंग एल्गोरिथम, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस एंड ऑटो एनकोडर्स, ये सारे कुछ कोड्स, ये सारे जो हैं कुछ एल्गोरिथम्स हैं जो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर में आते हैं। जब हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग की बात करते हैं तो यहाँ पे हिट एंड ट्रायल होता है। अब इस रोबोट को इस दूध के पास, मिल्क के पास पहुंचना है, रोबोट ट्राई कर रहा है, सही डिसीजन ले रहा है तो ठीक है, नहीं ले रहा है, सही डिसीजन पे उसको 1 पॉइंट मिल रहा है, गलत डिसीजन पे उसको पॉइंट नहीं मिल रहा है, या अगर वो प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहा है तो उसको पेनल्टी दी जा रही है। तो कैसा है कि एक लर्निंग, एक ऐसा मशीन लर्निंग जहां पे जो एजेंट है यानी कि जो मशीन है वो सीखते तो हैं बाय इंटरेक्टिंग विथ एनवायरमेंट टू मैक्सिमाइज, मतलब वो इन्वायरमेंट में रह के उसको समझ के उसके हिसाब से डिसीजन लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रीइंफोर्समेंट। यहाँ पे ट्रायल एंड एरर की बात होती है। एक बच्चा चलना सीखता है, उठता है, गिर जाता है, फिर उठता है, फिर गिर जाता है, फिर उठता है, 2 कदम चल के गिर जाता है, फिर उठता है 4 कदम चल के। तो ये क्या है, ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर, ट्रायल। पता नहीं बच्चा चलने से पहले कितनी बार उठा होगा और गिरा होगा, लेकिन जब एक पेरेंट्स के सामने वो एक्टिविटी हो रही होती है तो जब वो उठता है तो उसके पेरेंट्स क्लैप करते हैं, खुशी मनाते हैं, हंस के दिखाते हैं, तो बच्चे को एक पॉजिटिव फीडबैक मिल जाता है और फिर वो समझता है कि अच्छा है, आई एम डूइंग करेक्ट, तो उसके हिसाब से वो फर्दर आगे बढ़ जाता है। तो यहां पे रीइंफोर्समेंट लर्निंग में मशीन जो है वो खुद से करके सीखता है, खुद, है ना। नाउ बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ द एआई, कि क्या बेनिफिट्स हैं, क्या लिमिटेशन है। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो मैंने पहले ही कहा था कि एआई को अगर आप पॉजिटिव सेंस में लेके जाओगे तो एआई इज गोइंग टू इंक्रीज योर इफिशिएंसी, एआई इज गोइंग टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी, इट कैन हेल्प यू टू मेक इन डिसीजन मेकिंग, प्रॉपर डिसीजन लेने में आपकी मदद कर सकता है, डेटा को प्रॉपर एनालाइज करके आपको बता सकता है, फिर आप प्रॉपर इनहैंस और बेटर डिसीजन ले सकते हैं।
इनहैंस इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, एआई की मदद से आप कुछ नया इनोवेट कर सकते हैं, कुछ क्रिएटिविटी कर सकते हैं, आपके अंदर कुछ नया आइडियाज जनरेट करने की एबिलिटी आ जाता है, क्योंकि आपके पास एक मशीन है, आपका एक असिस्टेंट है जो आपको हेल्प करेगा, है ना। इन साइंस एंड हेल्थ केयर वी कैन विटनेस ऑफ द सेवरल टाइप्स ऑफ द एडवांसमेंट आप देख सकते हो, प्रोग्रेस देख सकते हो, ड्रग डिस्कवरी हो गया, मेडिकल डायग्नोसिस हो गया, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन हो गया। तो ऐसे कुछ काम है जो एआई की मदद से हम कर सकते हैं, बट इसके कुछ लिमिटेशन है। जॉब डिस्प्लेसमेंट की बात आ रही है कि डेफिनेटली जब आप एआई को लेके आओगे तो कुछ ना कुछ जॉब आपका हटेगा, बट एक सोसाइटी में क्या होता है कि एक जॉब खत्म हो जाता है तो दूसरा जॉब स्टार्ट भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि एक जॉब खत्म हो गया तो दूसरा। आज के डेट में हम रेडियो नहीं सुनते हैं, लेकिन रेडियो सुनते हैं, अभी भी एफएम सुनते हैं, मोबाइल में रेडियो आ गया ना, हमारे टीवी में रेडियो आ गया, हम वो रेडियो टेप रिकॉर्डर नहीं सुनते हैं। लेकिन गाना का फॉर्म टेप रिकॉर्डर बंद हो गया, लेकिन गाना आज भी तो सीडी ड्राइव पे, अब तो सीडी ड्राइव भी गया, पेन ड्राइव भी गया, अब स्पॉटिफाई और यूट्यूब और इसका जमाना आ गया, हम वहां पे गाना सुनते हैं। इथिकल कंसिडरेशंस का कई बार बायस हो जाता है एआई, कई बार डिसीजंस उसके जो होते हैं वो बायस डिसीजंस होते हैं, एल्गोरिथम में प्रॉब्लम होने के कारण प्रॉपर एल्गोरिथम्स नहीं बनाया जाता है, तो कुछ डेटा को जैसे सर्वेलाइंस के टाइम पे वो प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाएगा, या प्रॉपर मैनिपुलेशन करके प्रॉपर डिसीजन नहीं दे पाएगा, या जब भी उसका डिसीजन आएगा तो बायस डिसीजन आएगा। तो ये एआई के केस में प्रॉब्लम हो सकता है। लैक ऑफ एक्सप्लेनेबिलिटी होती है, एआई मॉडल्स जो होते हैं वो जनरली कॉम्प्लेक्स होते हैं, है ना, तो उसमें डिसीजन कैसे लिया जा रहा है, क्या लिया जा रहा है, ये समझने में आपको बहुत दिक्कत होगी। जैसे रीइंफोर्समेंट लर्निंग मशीन कैसे लर्न कर रहा है ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। कुछ प्रॉब्लम और आती है डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का, क्योंकि यहाँ पे आप डेटा एआई को मशीन को दे रहे हो तो मशीन उस डेटा को कहीं किसी तरह से यूज कर ले, कहीं और ट्रांसफर कर दे, कहीं इस सर्वर कभी उस सर्वर पे, तो ये आपका एक मैटर आ जाता है यहाँ पे। नाउ प्यारे फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज आपको ध्यान देना है कि क्योंकि क्लास 11th में और 12th में IBM स्किल बिल्ड प्रोग्राम आपको करना होता है, और इस प्रोग्राम से जो आप सर्टिफिकेट अर्न करते हो उसका आपको 12th क्लास के प्रैक्टिकल में वेटेज मिलता है। तो ये कुछ लिंक दिया गया है जहां से आप एआई कोर्सेज के बारे में, जैसे सिमेट्रिक्स एनएलपी बेस्ड गेम हो गया, ये लर्निंग हो गया IBM का, यहां से आप सर्टिफिकेट मिल सकता है। यहां से आप ड्राइंग का गेम खेल सकते हैं, ड्राइंग करके देख सकते हैं कि हाउ मशीन इज गोइंग टू रिकॉग्नाइज क्विक ड्रॉ ऑफ गूगल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑटो ड्रॉ फैसिलिटी से आप आइडेंटिफाई, मतलब आप कोई ड्राइंग करेंगे और आपका सिस्टम क्या करेगा, उसको आइडेंटिफाई करेगा, सजेस्ट करेगा रिलेटेड इमेज के बारे में, ठीक है। तो ये कुछ गेम है जिसको आप देखेंगे। एआई आज के डेट में क्या है, कई जगहों पे देखने को मिल सकता है। न्यूज में आपको कई बार एआई के बारे में देखने को मिलता है, एआई के एडवांसमेंट, इनोवेशंस, एथिकल डायलेमा, सब आपको एप्लीकेशन शोकेस होता है एआई का, जो आप देख सकते हैं कि क्या क्या हो रहा है, कैसे क्या डेवलपमेंट चल रहा है ना। आप उसको गूगल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कुछ कोडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, कई सारे स्टूडेंट जो हैं आजकल कोडिंग प्रोजेक्ट और कंसेप्ट जो होता है वो एआई की मदद से डेवलप करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं, अपना खुद का मॉडल डेवलप करना हो तो। मशीन लर्निंग के लिए हम टेंसर फ्लो और साइकिट लर्न का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ टूल्स है जिसकी आपको जरूरत पड़ सकती है। एआई फिल्म एनालिसिस हो गया, जहाँ पे स्क्रीन एनालाइज फिल्म्स फॉर डॉक्यूमेंट्रीज और टू एक्सप्लोर द थीम्स रिलेटेड, मतलब आपका एआई जो है उस चीज़ को एनालाइज करेगा। जैसे कुछ ये फिल्म है एक्समेनिया, हर, आई रोबोट और 200 साल, ये सब पहली एआई मूवी है, मतलब इनको एआई मूवी कैटेगरी में रखा गया है। ये सब फिल्म आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर खत्म हो रहा है। अब यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन है और ये हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप अंजीब सिंह के साइट्स पे जाइए, यहाँ पे अंजीब सिंह एकेडमी, यहाँ पे आपको मिल जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 843। इसके अंदर में 11th में एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन और डाउनलोड बुक पीडीएफ, दोनों ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। इंडिविजुअली अगर आप बुक पीडीएफ, जैसे मैं यहाँ से डाउनलोड बुक पीडीएफ करता हूँ तो देखो ये, अच्छा ये लिंक अभी मैंने एक्टिवेट शायद नहीं किया हुआ है, कोई बात नहीं। आप यहाँ से एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन देख सकते हो, और अगर बुक डाउनलोड करना है चैप्टर वाइज तो डाउनलोड बुक्स के अंदर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शंस मिल जाएगा। यहाँ पे क्लास 9th-10th की बुक भी देखने को मिलेगी, एंड क्लास 11th-12th की जो बुक है वो चैप्टर वाइज, पहले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की दी गई है चैप्टर वाइज, पूरी की पूरी किताब भी आप ले सकते हैं। उसके बाद क्लास 11th की एआई की बुक दी गई है चैप्टर वाइज, आपको यहाँ पे बुक मिल जाएगी, और साथ ही साथ प्रोजेक्ट कोड बुक भी आपको यहाँ पे, कुक बुक भी मिल जाएगा। क्लास 12th को देखना चाहते हैं तो उसके भी आपको बुक यहाँ पे मिलेंगे, और साथ ही साथ उसके एक्सरसाइज सॉल्यूशन भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। जब आप क्लास 11th के एक्सरसाइज को देखते हो यहाँ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लास 11th और एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशंस,
तो ये सॉल्यूशंस मैं आपको दिखा दूं, ये चैप्टर 1 का सॉल्यूशंस है, जहाँ पे आपको देखो मैंने बताया था कि उसका सॉल्यूशंस भी, एक्टिविटी का भी सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। जो अलग अलग एक्टिविटी आपने देखा था वो किस किस से रिलेटेड है, जैसे गेस्चर रिकॉग्निशन से कंप्यूटर इंटरेक्शन जो है, ये कौन सी एक्टिविटी है, किस कैटेगरी में आएगी, कंप्यूटर विजन हो गया, एनएलपी, एनएलपीसी भी, तो ये भी आंसर आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। ठीक है, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के भी आंसर आपको देखने को मिल रहे हैं, एंड साथ ही साथ आपके फिलअप्स भी देखने को मिलेंगे, सब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे। तो आप इस साइट पे आके, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से आप इसके सॉल्यूशंस को भी देख और समझ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में माय डियर फ्रेंड्स, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।